नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से मिले झटके के बाद एक बार फिर से विपक्ष लामबंद होता नजर आ रहा है। पार्टी ने विपक्ष की एक बैठक भी बुलाई। इससे पहले कांग्रेस ने प्रदेशों में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी भी की है। साल 2019 में एक भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 2 साल की सजा भी कल सुना दी गई। एक तरफ तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम समेत कई दल इस फैसले के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन दलों में आम आदमी पार्टी का नाम भी शामिल है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और जनता दल यूनाइटेड मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, यानी कि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। ऐसे में कोर्ट के ताजा फैसले के चलते राहुल की लोकसभा की सदस्यता पर तलवार भी लटक गई है। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात भी की थी। वहीं अब एचडी कुमारस्वामी सीएम ममता से मिलेंगे। हालांकि जब नवीन पटनायक से मीडिया ने मुलाकात को लेकर ये पूछा कि क्या बैठक में 2024 के चुनावों को लेकर कुछ चर्चा हुई, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट करा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकजुटता और अलग अलग मोर्चे पर चर्चा के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की। भुवनेश्वर में बीजू जनता दल के अध्यक्ष पटनायक से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि हमने संघीय ढांचे को मजबूत स्थायी बनाने का संकल्प लिया है। वहीं पटनायक ने यह भी कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, गंभीर राजनीतिक मामलों पर कोई गहन चर्चा नहीं हुई। हम बहुत पुरानी मित्रता साझा करते हैं। हम दोनों नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए तीसरे मोर्चे या क्षेत्रीय गठबंधन की संभावनाओं से जुड़े सवालों को टाल दिया। इससे पहले बनर्जी पटनायक के आवास पर पहुंची, जहां ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ के अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो को तीनों रथों की एक प्रतिकृति भी भेंट की। ममता बनर्जी ने पटनायक को शॉल भेंट की। तो इन सबको शिष्टाचार की मुलाकात कहा गया। ये कहा गया कि ये शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्या ममता तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं? क्या जो थर्ड फ्रंट का जिक्र यहां पर किया जा रहा है उसका नेतृत्व आखिरकार कौन करेगा? इन सब सवालों के बीच आज की चर्चा रहेगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय, सबका स्वागत। हमारे साथ मनोज पंडित जी, बीजेपी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुणेश यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी, टीएमसी नेता जुड़े हैं, बहुत स्वागत सभी का खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत और सवालों की फहरिस्त आप ही से शुरू करते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी की बात की जा रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे में कौन साथ नहीं, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें हैं। जरा आपसे हम समझना चाहेंगे और आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, ममता बनर्जी का रुख किस तरह का? शिष्टाचार भेंट तो हो रही है, लेकिन इन भेंटों के पीछे की सियासत क्या? नहीं, देखिए पूजा जी, किसी से मिलना या किसी मुख्यमंत्री का कहीं पे जाकर के दौरा करना, कि सबको एक साथ करना, ये अभी तो चुनाव दूर है। देखिए, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते अभी हमारी पार्टी का क्या आदेश होगा। जो आदेश होगा वो हम मानेंगे, पर हाँ, हमें 2024 के लिए सारी विपक्षी पार्टियों को, एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस को, सबको एक साथ लेकर के आना है। देखिए, अगर बीजेपी को हमें रोकना है तो जितने विपक्षी दल हैं, जितने विपक्षी दल हैं, क्या इसमें कांग्रेस है या नहीं है? देखिए, ये हाई लेवल का मसला है, इसमें मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। क्या दीदी की उसकी क्या बात हुई है, क्या कांग्रेस, क्योंकि अभी कांग्रेस अलग चल रही है, सारे दलों को, किसी के साथ नहीं है कांग्रेस अकेले लड़ना चाह रही है। तो क्या संभव है क्या अकेले लड़ना? नहीं, कई बार राहुल गांधी मंचों से कह चुके हैं, विपक्षी एकता की बात वो पुरजोर तरीके से कह चुके हैं। आज भी जैसे आपको मालूम होगा, एक बैठक आयोजित की गई है खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उसमें भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा, उसमें भी तमाम विपक्षी दलों को न्योता मिला है बैठक का।
पूजा जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अपने आवास पे मीटिंग बुलाई है वो एक शिष्टाचार उनकी भी मीटिंग है, सब सारे विपक्षी दलों को लेकर के। आज जिस तरीके से बीजेपी सारे नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी का डर दिखा करके कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई कर रही है, सबको अंदर डालने का काम कर रही है, उसको लेकर के उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। और रही बात आगे की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या माननीय मोदी जी गेम खेल रहे हैं नेताओं को अंदर डालने का कि 24 से पहले हम सारे विपक्षी दलों को अंदर कर दें, ये कोई चुनाव न लड़ पाए, तो ये शायद उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, भूल होगी कि वो सोचे बैठे हैं। लेकिन इस बीच सुमित जी, जब आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी भूल होगी, तो सवाल तो ये है ना कि इस लड़ाई को आप फिर लड़ेंगे कैसे? जब आप बीजेपी से मुकाबला करने की बात कहते हैं तो एकला चलो की नीति तो कोई नहीं अपना पाएगा, एकला चलो के साथ तो कोई नहीं लड़ पाएगा। उसके लिए एकजुटता की तैयारी करनी होगी, नेतृत्व किसी को संभालना होगा। चलिए, बहरहाल कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरुणेश जी, सवाल यही है कि आखिरकार क्यों बार बार जब भी विपक्षी एकता की बात आती है तो कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है? ममता के एकता चलो की नीति का राज जो है वो सब जानना चाहते हैं, और जो थर्ड फ्रंट की अगुवाई है वो कौन करेगा, उसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मौजूदा जो हालात हैं इनको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष का कोई भी गठबंधन ना तो संभव है और ना उसका वजूद रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही लगातार सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका खुल के विरोध कर पा रही है। क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, ममता जी भी कई मोर्चों पे जो है बैकफुट पे दिखी हैं, और जो तमाम क्षेत्रीय दल है तो वो भी कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार से चूंकि उन्हें कई तरह के पैकेज लेने होते हैं, कई तरह के केंद्र सरकार से उनके साथ राजनीतिक और सामाजिक संबंध होते हैं, तो उनकी क्या ये मजबूरियां बन क्षेत्रीय दल जाती साथ हैं। नहीं दे रहे हैं? क्या ये क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर आप नहीं चलेंगे? और क्या ये जो हम तीसरे मोर्चे की तैयारी की बात कर रहे हैं, ये कहीं राहुल गांधी पे भारी तो नहीं पड़ती जा रही? देखिए, तीसरा मोर्चा मौजूदा समय में मैं आपको बोल चुका हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन 2024 में सफल नहीं रहेगा, और अगर इस तरीके का कोई भी गठबंधन बनता है तो वो निश्चित तौर पे आत्मघाती होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय कांग्रेस का साथ जितने भी समान विचारधारा के, अगर आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है, तो आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और हमारी बराबर पहल रही है, हमने हर बार जो विपक्षी दल है तो उनको बराबर न्योता भी दिया है, और बराबर हर मीटिंग में हम उनको शामिल भी करते हैं, और जो भी एजेंडे जो क्षेत्रीय दलों के जो एजेंडे होते हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी की गई, उसमें भी सभी दलों को सम्मानित करने के लिए सभी दलों को साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन आया कौन कौन? तो आप कोशिश तो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सबके मंसूबे अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तो लग रहा है कि राहुल गांधी पर ये थर्ड फ्रंट भारी पड़ता नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष 2-4 अगर दल हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि हम अपने संघर्ष को पीछे छोड़ देंगे। हमारा संघर्ष चलता रहेगा, और अभी 17-18 जो क्षेत्रीय दल है वो हमारे साथ है, और हमारी बराबर कोशिशें चल रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ हम एक बातचीत करें और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उनके साथ आगे 2024 की रणनीति पे चर्चा करें। क्योंकि जो मौजूदा हालात है आप देख रहे हैं, लगभग 9 से 10 दिन हो गए हैं, संसद की कार्यवाही किस तरीके से बाधित हो रही है, सरकार बात नहीं करना चाहती है, जेपीसी के मामले पे सरकार बात नहीं करना चाह रही है, अडानी के मामले पे सरकार बात नहीं करना चाह रही है। मुद्दों पर सिर्फ कांग्रेस मुखर है, कांग्रेस ही बीजेपी के सामने स्टैंड कर रही है। निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, और कांग्रेस का जो पहुंच है वो हर राज्य पे है। तो कांग्रेस ही इस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकती है, और आप विरोध का प्रतिफल भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है उसका नतीजा आपने देखा कि राहुल गांधी जी के ऊपर आक्षेप लगाते हुए किस तरीके से उनको 2 साल की जो सजा सुनाई गई है, तो वो राजनीतिक द्वेष है एक तरीके का। सब कोर्ट की कार्रवाई हुई है, संसदीय कार्रवाई हुई है, तमाम नेता है वो नफरत भरे बयान देते हैं और उनको तमाम छूट मिल जाती है, चाहे वो दिल्ली दंगों से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड। कई जो बीजेपी के सांसद याचिका डालिए, उस पर कार्रवाई की कोशिश करवाइए। ऐसा तो है नहीं ना कि एक तरफा कार्रवाई होगी। तो पूरी जुडिशरी के तहत हुआ है, सब कोर्ट के तहत हुआ है, संसदीय कार्रवाई है, उस पर तो कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है।
इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा कि पक्षपात हो रहा है। जब बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कोई बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है एक नहीं, तो सभी पक्षपात, एजेंसियां पक्षपात कर रही हैं, हमारी संसदीय प्रणाली पक्षपात कर रही है, सभी पक्षपात कर रहे हैं क्या? ऐसा मुमकिन है क्या? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा हो रहा है। और नहीं जी, हम कम से कम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कोर्ट से जुड़ी चीजों नहीं है, को ऐसा लेकर हो तो हम रहा है। टिप्पणी नहीं कर सकते ना। देखिए, वो आपके सब बड़े नेता भी कह चुके हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं कल हमने सुनी, सभी की तरफ से कहा गया कि ठीक है, कोर्ट की तरफ से जो भी ऐलान हुआ, जो भी फैसला आया मंजूर है, आगे हायर कोर्ट में जाकर अपीलें कर सकते हैं। वो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया, उसी के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वो गलत हुआ सही हुआ, वो निर्णय लेने का अधिकार तो मुझे नहीं लगता किसी को है। मनोज पंडित जी, अधिकार नहीं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे अपना पक्ष रखने की पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजादी आपको होनी आपका चाहिए। पक्ष रखने के लिए ही हमने बुलाया भी है और आप अपना पक्ष रख भी पा रहे हैं बखूबी। मनोज पंडित जी, यहाँ पर सवाल सिर्फ एक कि तमाम विपक्षी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की तैयारी सब पर भारी, क्या बीजेपी पड़ेगी इन सब पे? 2024 की किस तरह की रणनीति, क्योंकि क्षेत्रीय दलों से लेकर नेशनल पार्टी तक सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एकमात्र मकसद है बीजेपी को हराने का। देखो पूजा जी, इनके कहने से ना बीजेपी हारेगी ना जीतेगी। हमारी लड़ाई देश की तरक्की, देश के विकास की लड़ाई है हमारी। हम लोग इनके रोकने से, ऐसा नहीं है कि इनके रोकने से बीजेपी रुक जाएगी। हमारा जो विकास का एजेंडा है वो चल रहा है और हम चला रहे हैं। अब आप देखिए कि कांग्रेस किस हद तक कांग्रेस की हालत खराब है कि ना कांग्रेस देश के संविधान को मानने को तैयार है, ना कांग्रेस देश की कानून व्यवस्था को मानने को तैयार है। इन्हें किसी चीज पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। आप ये देखिए कि अगर राहुल गांधी जी को सजा कोर्ट की 2019 का मामला है और आज 2023 में उनको सजा हुई है, तो ये उसमें भी बीजेपी का हाथ बताते हैं। हर चीज में कहते हैं ना, आपको कभी कभी पता चलता है बच्चा इतना डर जाता है तो सपने में भी उसको वो आदमी नजर आता है जिसकी वजह से कष्ट होता है उसको। तो आज कांग्रेस को सपने में भी बीजेपी नजर आती है। आज ये नहीं देखते वो लोग कि उनकी कथनी और करनी में फर्क कितना था। आज जनता ने उन्हें यहाँ भेज क्यों दिया? आत्मचिंतन करने की बजाय वो इस बात का चिंतन करते हैं कि हम बीजेपी को कैसे हटाएं। तो हटाने का काम जनता का है, किसी दल का, किसी विभाग का नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो जनता के लिए काम करेगा वो सब देश में राज करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार बने। तो अब रही ममता बनर्जी, विपक्ष तो आरोप ये लगा रहा है ना, आप उनको तो काम ही नहीं करने दे रहे, उनका काम तो हो ही नहीं पा रहा, उनके पीछे तो एजेंसियां लगी हुई हैं, इसीलिए तो फिर आपने जो गलत काम किए हैं तो क्या सरकार उन पर ध्यान न दे? क्या आप जो विभाग है जिसे छोड़ दें? अब कांग्रेस तो मुझे ताव दे रही है, लगी हुई है अपना तरीके से, तो ताव देने से काम नहीं चलेगा ना, कुछ विचार बनाने से काम चलेगा, कुछ चीजें सेट करने से काम चलेगा, एजेंडा सेट करने ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस इस वक्त फुल मोड में मोर्चा संभालने के लिए नेतृत्व को हैंडल करने की तैयारी कर रही है। ये एक तरह का बॉडी इंडिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। बताइए, अब ममता बनर्जी और जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कांग्रेस के बिना ही मोर्चा बनाना है, उसमें कांग्रेस की आवश्यकता ही नहीं है। और कांग्रेस कहती है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, बिना कांग्रेस के जो कोई भी गठबंधन बनता है वो आधारहीन है, उसको तो मतलब निकलता नहीं है। नहीं, लेकिन इनका जो घमंड है ना मनोज पंडित जी, एक बात तो समझनी होगी ना, जितनी एकजुटता दिखेगी उतनी ही चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ती जाएंगी, उतने ही चैलेंजेस बढ़ेंगे, चाहे क्षेत्रीय दल हो, अन्य पार्टियां हो, एकजुटता होगी तो फिर आपके लिए ही खतरा होगा ना। कहां पर किस तरह से रणनीति आप बदलेंगे वो फिर आपको देखना। यहाँ पर लगातार सुमित जी ये सवाल उठ रहा था कि ममता आखिरकार मानती क्यों नहीं है। अक्सर जब भी नेतृत्व संभालने की बात आती है तो यही कहा जाता है कि सभी दलों को तो मना लिया जाएगा, लेकिन टीएमसी को कैसे मनाया जाएगा? वो क्यों बार बार अलग थलग जाने की कोशिश कर रही है? क्या समझा जाए 2024 की जो पूरी की पूरी राजनीति है वो क्या टीएमसी ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, उन्हीं से जुड़ी हुई नजर आने वाली है? जिस तरीके से 2021 में जब बंगाल चुनाव हुआ था तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से माननीय ममता दीदी को बदनाम करने की कोशिश करी। तो आज का वक्त नहीं है और हम लोग शुरुआत से कहते हैं अगर कोई हटा सकता है, ईमानदार नेत्री है, किसी से डरने वाली नहीं है, चाहे सीबीआई लगा दीजिए, चाहे ईडी लगा दीजिए, कुछ भी अपनी जांच एजेंसियां लगा दीजिए उनके पीछे,
वो डरने वाली नहीं है, इनको खदेड़ने वाली है। तो इस बार 2024 के अंदर हम लोग खेला करेंगे। नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, हम मानते नहीं, तो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा, उसकी अगुवाई करेगा कौन? क्या ममता बनर्जी करेंगी अगुवाई? नहीं, अगर सभी लोग मिलकर के अगर दीदी को चुनते हैं तो दीदी के अंदर क्षमता है लड़ने की, मोदी से भी और बीजेपी से भी लड़ने की। दीदी के अंदर क्षमता है, इसमें कोई हम लोग क्षमताएं तो नीतीश कुमार में भी नजर आ रही हैं, क्षमताएं तो अरविंद केजरीवाल भी खोज रहे हैं, क्षमताएं तो अखिलेश भी खोज रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं। फिर कैसे फ्रंट की बात करेंगे हम? नहीं, सभी दल मिलकर के एक नेतृत्व कर रहे हैं। अगर दीदी अगर आगे बढ़ करके काम कर रही हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए, सभी के लिए। सारे दल को एक करने की बात हो रही है। तो कोई नेता राहुल गांधी में वो क्षमता नजर नहीं आ रही आपको? राहुल गांधी में वो क्षमता नजर नहीं आती? पूजा जी, सारे दल को एक करने की बात हो रही है। अभी किसी को नेता नहीं चुनने की बात हो रही। चुनाव दूर है, सारे दल मिलकर के एक होकर के काम करें। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तो किसी एक को करना होगा ना। फिर भाई आप पीएम के तौर पर किसी चेहरे को तो प्रमोट करेंगे ना। फिर जब सभी दल एक होंगे तो सभी दल के तो नेता सामने नहीं आएंगे। पूजा जी, आप बताइए चुनाव में कितना समय है? पूजा जी, समय है। बीजेपी से पूछिए कितना समय है, यही तो फर्क हो जाता है। फिर इस बार एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस सुमित जी, चुनावों में समय को मत देखिए, ये समय को कैसे यूटिलाइज करना उसको देखिए। बीजेपी की इस मशीनरी से सीखिए। बीजेपी को रोकने के लिए दीदी उसी पे काम कर रही है। दीदी हमारी उसी पे काम कर रही है कि किस तरीके से हम लोग 24 में इस झूठी भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी के जुमलों से इस जनता को बचाया जाए। ठीक है। आज देश के हालात आप देखिए क्या बनते चले जा रहे हैं। नेताओं को उठा के जेल में फेंका जा रहा है, संसद में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कब तक, कैसे ही चलेगा? आप ये बताइए, जिस चीज का विरोध माननीय मोदी जी ने 2014 से पहले जिस चीज का विरोध करा लाने के लिए आज उसे सबसे पहले इम्प्लीमेंट करा, क्यों? चलिए, ठीक है, धोखे में रखे और कुछ नहीं। ठीक है। कांग्रेस से प्रतिक्रिया डॉक्टर अरुणेश जी, क्या तमाम जो दलों को मिलाने की कोशिश की जा रही है उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? नेतृत्व को लेकर फिर से सवाल उठने लग जाता है। हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी से लड़ाई है, तो क्या ये लड़ाई कांग्रेस अकेली लड़ पाएगी? साथ की सहयोग की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। देखिए, राजनीति में एक बहुत पुराना फॉर्मूला है और बहुत सटीक फॉर्मूला है जोड़ने का। जितने ज्यादा लोग आपके साथ होंगे, जितने ज्यादा समान विचारधारा के लोग आपके साथ होंगे, तो आपके लिए रास्ते उतने ही आसान हो जाएंगे। जब आपका, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब आपका संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से, आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खा रही है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, ये भी सर्वविदित है, तो आपको कांग्रेस का साथ देने में किसी भी दल को क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। जब रास्ते एक है तो सफर भी एक होना चाहिए। मंजिल जब एक है तो साथ मिलके चलेंगे तो मुझे लगता है कि रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, संघर्ष थोड़ा आसान हो जाएगा, लड़ाई आसान हो जाएगी। और अगर हम अलग अलग तरीके से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है, बीजेपी की ये इच्छा है, बीजेपी की ये मंशा है कि जो क्षेत्रीय दल है वो अलग अलग होकर चुनाव लड़े, जिससे सीधा लाभ उनको, भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिले, बीजेपी को। लेकिन जहां तक हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी, हम ज्यादा से ज्यादा दलों को एक अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे, एक छतरी के नीचे लेके आएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दल जो है वो हमारे साथ आए, जिससे कि हम इस मुश्किल लड़ाई को आसानी से, इस लड़ाई को लड़ सके। मनोज जी, सबको एक साथ करने की कोशिशें तो यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी ये चुनौती होगी? क्योंकि बीजेपी वर्सेस सभी होने वाला है यहाँ पर। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या? क्योंकि बीजेपी कई बार ये आरोप बीजेपी पर लगाए कि क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। पूजा जी, इससे ही साबित होता है कि देश की तरक्की, देश के विकास से किसी को लेना देना है नहीं। ये सबको अपनी कुर्सियां बचाने की चिंता है और अपना प्रदेश बचाने की चिंता है। आप ये देखिए कि एक तरफ सारा विपक्ष, सारा सब एक तरफ हो गया और एक पार्टी एक तरफ चुनाव सत्ता में बैठी है। तो कहीं ना कहीं ये जनता का विश्वास और भरोसा हमारे पास है और हम उसी हिसाब से जो है चीजों को बनाए हुए हैं। और इनके इकट्ठे होने और ना होने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो नीयत है, वो हमारी नीति और
नियत दोनों स्पष्ट हैं। हम लोग देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, हम देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं, हम देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, हम सबका विकास सबका विश्वास के लिए काम करना चाहते हैं। आप ये देखिए तो अब स्थिति क्या है। आज कोई भी चीज, आप ममता बनर्जी क्यों बीजेपी कांग्रेस के साथ रही? क्योंकि ममता बनर्जी भी कांग्रेस की बड़ी नेता थी। अगर वही चीजें चल रही होती तो क्यों कांग्रेस छोड़ के जाती? ठीक है। आज दीदी बिल्कुल ठीक बात है, दीदी ने बंगाल में एक सिस्टम खड़ा किया हुआ है। वो किसी भी दल के साथ गठबंधन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, तो वो नहीं गठबंधन करना चाहती। वो कहते हैं ठीक है भाई, आप बंगाल के बाहर गठबंधन कीजिए, बंगाल में नहीं करेंगे। इसीलिए तो सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है। हाँ, इसीलिए सुर बदल रहे हैं मनोज जी। ममता बनर्जी के प्रति भी बदल रहे हैं। 2021 में तो बिल्कुल अलग थे, लेकिन अब बदल रहे हैं, क्योंकि लड़ाई किससे है और किससे जीतनी है ये बीजेपी बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ। तो आखिरकार तीसरे मोर्चे की नैया को पार लगाएगा कौन, नेतृत्व कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है और इसकी तैयारी कौन कौन से दल कर रहे हैं ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।